Hello students, in class 11 the first chapter is going on, that is some basic concept of chemistry, and in previous lecture I provide you the topic of physical classification of matter. So the next topic is chemical classification of matter, and chemically the matter is classified at macroscopic level, and in this classification it is classified into pure substances and mixture. प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते थे? प्योर सब्सटेंसेस हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन. प्योर सब्सटेंसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे उनका कंपोजिशन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता. जैसे H2O, एक एग्जांपल से समझाएं आपको. जैसे H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किए हुए हैं. तो H2O में आप देखते हो कि यहां पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कंपोजिशन फिक्स है. कैसे फिक्स है? आप देखते हो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 होता है. H2 है, 2 होगा. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक वेट. तो 2:16 मीन्स 1:8 का रेशियो आता है. तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 आ रहा है. बाय वेट रेशियो जो है 1:8 आ रहा है. अगर ये चेंज हो जाए तो मॉलिक्यूल जो बना है कंपाउंड का वो चेंज हो जाएगा. इसका मतलब यहां पे रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. तो अगर कहीं पे कंपोजिशन फिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या हुआ? फिक्स हो गया, तो जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस. तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका? लिखेंगे प्योर सब्सटेंसेस हैव fixed composition and their constituents cannot be separated by using simple physical methods. मतलब H2O बन गया अगर, तो ये H2O के जो constituents हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. उनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना होगा. समझ गए होंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस है फिक्स्ड कंपोजिशन. कंपोजिशन फिक्स होता है, या कहें कि रेशियो फिक्स होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. फिजिकल मेथड में समझते हो ना, जैसे फिल्ट्रेशन, जैसे डिस्टिलेशन, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, इन सब से हम इनको अलग नहीं कर सकते. अब दूसरे पार्ट में आते हैं. क्या था? मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में क्या होता है कि when two or more substances mix with each other in any ratio. क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेज को अगर हम किसी भी रेशियो में मिला दें, मतलब यहां पे कंपोजिशन फिक्स नहीं रहना है, तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर. जैसे आप मान लीजिए शुगर लिए हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिए, बन गया, मिक्सचर बन जाएगा. जैसे आप राइस लिए हैं, उसमें थोड़ा स्टोन मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? मिक्सचर. कुछ भी मिलाओ, 2 सब्सटेंसेज को आप कैसे भी मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर. लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिक्स रेशियो नहीं होगा, कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा. और प्योर सब्सटेंसेज में क्या होगा? कंपोजिशन फिक्स होगा. समझ गए होंगे. प्योर सब्सटेंसेज है फिक्स्ड कंपोजिशन, बट मिक्सचर्स do not have fixed composition and the substances are mixed in mixture in any ratio. substances को मिक्सचर में किसी भी रेशियो में मिलाते मिक्सचर ऑब्टेन हो जाएगा. समझ गए? तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको बताया कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल या बल्कि लेवल पे क्लासिफाई करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग मैटर 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. और देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्योर सब्सटेंसेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, अभी बताया आपको, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स. ठीक है? और कौन कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंस? कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, H2 है, O2 है, H2O है, बहुत सारे एग्जांपल हैं. ग्लूकोज है, शुगर है, कोई भी दे सकते हो आप. जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं सब इसमें आएंगे. जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं सब इसमें आएंगे. समझ गए ना? मतलब जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सब इसी के पार्ट है. तो इसमें कोई भी एग्जांपल आप डाल सकते हो, चाहे एटम का डाल दो, चाहे मॉलिक्यूल का डाल दो, चाहे कंपाउंड का डाल दो. ओके.
मिक्सचर में देखिए when two or more substances mix with each other in any ratio, देखिए यहाँ पे रेशियो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, then mixture is obtained। एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर का, एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है ना, शुगर इन सॉल्ट, ओके, स्टोन इन पल्सेस, स्टोन इन राइस, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई भी सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिलाओगे क्या बन जाएगा, मिक्सचर, ओके। अब इसका क्लासिफिकेशन आगे देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेज को किन दो पार्ट्स में फिर क्लासिफाई किया जाता है और मिक्सचर को आगे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्योर सब्सटेंस फिर दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, कौन कौन से, इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब देखिए एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का, तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेज, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेज दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये केवल एक तरह के पार्टिकल को कंटेन करेगा, ठीक है ना, जैसे 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 फास्फोरस, 8 सल्फर, ऐसे पार्टिकल को कंटेन करेगा। देखिए इसका एग्जांपल जैसे आयरन है, जैसे सिल्वर है, जैसे H2 है, जैसे O2 है, जैसे P4 है, जैसे S8 है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे आयरन है, एक तरह का पार्टिकल, देखिए सिल्वर है, एक पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल्स होंगे इसमें, H2 है, देखिए 2 सिमिलर हाइड्रोजन, देखिए 2 सिमिलर ऑक्सीजन, क्या बोला था, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, यही बताया था ना। देखिए P4 मतलब सेम टाइप के 4 फास्फोरस एटम कंबाइन करके, सेम टाइप के 8 एलिमेंट कंबाइन कर, 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन करके एसिड बना लिए, समझ गए। तो एलिमेंट्स आर अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। देख रहे हैं एक ही तरह के 2 पार्टिकल, एक ही तरह के 2 पार्टिकल, एक ही तरह के 4 पार्टिकल, एक ही तरह के 8 पार्टिकल, तो एक ही तरह के पार्टिकल जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, एलिमेंट्स बना देंगे। तो डेफिनेशन लिख पाओगे अब आप, एलिमेंट्स आर अ प्योर सब्सटेंसेस, कैसे डिफाइन करोगे, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, केवल एक तरह का पार्टिकल इसमें होना है, समझ गए बात। और एग्जांपल्स में क्या दे सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे, लाइक Fe, लाइक गोल्ड, लाइक कॉपर, लाइक H2, लाइक P4, लाइक S8, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, जिसमें ध्यान रखना है कि एक ही तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। और कंपाउंड में यही डिफरेंस होता है, कंपाउंड में क्या होता है कि व्हेन 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है 2 या 2 से अधिक एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करेंगे। एलिमेंट आप समझ गए ना, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक C+O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक। देखिए एक एलिमेंट ये है, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। देखिए अभी एग्जांपल में लिखा था इसमें कि ऑक्सीजन भी H2O2 सब एलिमेंट होते हैं, तो एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड बन गया ना, कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड का, क्या बन गया, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कह रहा है व्हेन 2 एलिमेंट्स when 2 or more atoms of different elements, when 2 or more atoms, कितने एटम कंबाइन कर रहे हैं, 2 एटम इसके और 1 एटम इसके, टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम्स। तो कह रहा है कि when 2 or more atoms of different elements are combined then the molecule of a compound is formed। तो क्या बनेगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। then the molecule ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, मतलब तब कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा मॉलिक्यूल से आप कंफ्यूज मत करना, मतलब जैसे कहता है कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे
H2O बन गया तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन गया। ऐसे अगर 2H2O बनता तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन गया। इसलिए कह रहा है द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड बनेगा, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 2 3 4, जो भी बैलेंसिंग में आ जाए। तो यहाँ पे जैसा 1 बन रहा है, समझ गए। तो कंपाउंड क्या होता है, डेफिनेशन क्या हो गया कंपाउंड का, देखिए कह रहे हैं कि व्हेन 2 or more atoms of different elements when 2 or more atoms of different elements combine, the molecule of a compound is obtained. The molecule of a compound is obtained. ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया आपको कि प्योर सब्सटेंसेज में रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब यहाँ पे भी कंपोजिशन फिक्स होगा और यहाँ पे भी कंपोजिशन फिक्स होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि when 2 or more atoms of different elements, देखिए different elements are combined in a fixed ratio, then the molecule of a compound is obtained. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। लाइक C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन यहाँ पे भी फिक्स होगा, जैसे यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स होता है। समझ गए बात। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड हो गया ये, और ये एलिमेंट हो गया। अब देखिए इसको फर्दर जब क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड और एलिमेंट्स को, तो किस में ले जाते हैं। देखिए एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस में ले जाते हैं, एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, इसके पहले 9th क्लास में एटम और मॉलिक्यूल में जब डिफरेंस पूछा जाता था तो कहते थे कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये बताते थे। और बताते थे मॉलिक्यूल क्या होता है कि व्हेन एटम एंड एटम्स कंबाइन देन इट फॉर्म मॉलिक्यूल, यही बताते थे ना। अब थोड़ी सी नई बात देखिए सीखने को मिलेगी यहाँ पे। एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखिए एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, पढ़ा था। एंड द एटम्स may not be capable of free existence, ये ध्यान में रखना। कह रहा है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट may not be capable of free existence। क्या होता है, कई बार एटम ऐसे होते हैं कि जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सब फ्री एग्जिस्टेंस में रहते हैं, फ्रीली नेचर में मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री एग्जिस्टेंस में नहीं होते, जैसे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कैसे रहता है, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन एटम कैसे रहता है, हमेशा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। इसका मतलब कि कुछ एटम तो ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे सिल्वर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है। देखिए आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सब फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, जैसे ऑक्सीजन अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता। तो ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कैसे रहते हैं ये, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन कैसे रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। मतलब कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नहीं रहते, वो किस में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसीलिए कह रहा है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, smallest particle of the element that may or may not be exist freely। कुछ हैं जो कैपेबल है फ्री एग्जिस्टेंस के लिए और कुछ हैं जो कैपेबल नहीं है फ्री एग्जिस्टेंस के लिए, समझ गए होंगे। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ये यहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस फ्री रहता ही रहता है, समझ गए ना। ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, समझ गए। आपने पढ़ा था ना कि एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है,
तो सही था जहां तक पढ़ा था कि एटम एटम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल बना, एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका एग्जिस्टेंस नेचर में कंफर्म रहता है कि ये फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन एटम में क्या होता है कि ये हो सकता है कि फ्री एग्जिस्टेंस में आए, हो सकता है कि कुछ फ्री एग्जिस्टेंस में ना आए। ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। समझ गए? तो लिख लेंगे डेफिनेशन हम। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स दैट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल में क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ smallest particle of the elements are compound which must be exist freely, which must be exist freely. ओके, समझ आ गया दोनों? ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, एटम्स के एग्जांपल हो गए। ठीक, अब आते हैं कंपाउंड में कि कंपाउंड को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आपने पढ़ा है कि कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जैसे CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड था, C2H6 एथेन था, मेथेन था, बेंजीन था, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कहते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किया गया हो, लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है, या कभी लिविंग रहा हो और अब नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो गया हो, जैसे पेट्रोलियम होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो लिविंग सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये तो एक ओल्ड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब या तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक मेथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन ये सब, या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे क्लोरोमेथेन, जैसे आपका एथेनॉल, मेथेनॉल, ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लिख लेते हैं, CH4, C2H6, C6H6, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनके डेरिवेटिव्स के एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3Cl, CH3OH, ये सब क्या है, इसके डेरिवेटिव्स हैं। समझ गए? और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे मिनरल्स होती हैं, ये सब क्या होती है, नॉन लिविंग से हमें मिल रहे होते हैं, तो इनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कई सारे कंपाउंड आपको, जैसे NaCl होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे Na2CO3 होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, CO2 होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ गए बात? अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसे बोलते हैं क्या, मिक्सचर। सेकेंड पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट हो गया प्योर सब्सटेंस का, समझ गए पूरा प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं किस पे, मिक्सचर पे। मिक्सचर में क्या बताया था कि यहाँ पे जो हम सब्सटेंस मिला रहे हैं, दो सब्सटेंस मिलाएं, दो से अधिक सब्सटेंस मिलाएं, उनका रेशियो फिक्स नहीं रहता है। और जो सब्सटेंसेज मिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए जो कंपोनेंट्स मिलाया है, अगर वो कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए थ्रू आउट द सोल्यूशन, या बोले कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो गए, दो तरह से मिक्स होंगे। जो हमने दो कंपोनेंट मिलाए या दो से अधिक कंपोनेंट मिलाए, अगर वो कंप्लीटली मिल गए, ठीक है, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। होमो मतलब क्या होता है, सेम, यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म हो गया, जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, तो सब एक जैसे होते हैं, तो वही कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाना, मतलब एक जैसा कंपोजिशन पूरे में हो जाना जितने में मिला रहे हैं। तो एक जैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। और एक जैसा अगर नहीं हुआ, यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रह गया, तो क्या, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट है, समझ गए? तो अगर डिफरेंट कंपोजिशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, तो हेट्रोजीनियस, और सेम कंपोजिशन हो गया पूरे में, तो होमोजीनियस। नाम से ही याद रहेगा ना, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। कोई दिक्कत है? तो मिक्सचर टू पार्ट में जाता है, किसमें, होमोजीनियस में,
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर मिक्स यूनिफॉर्मली, मिक्स कंप्लीटली, मिक्स कंप्लीटली, कह रहा है कंपोनेंट्स आर मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर, ओके, एंड components have uniform composition, कंपोनेंट्स का कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरे में कंपोनेंट का कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म, तब क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। याद रहेगा आपको, इफ द कंपोनेंट्स are mixed completely and they have a uniform composition throughout, then it called homogeneous mixture, okay, and homogeneous mixture is also called solution। पढ़ा था ना, 9th क्लास में पढ़ा था, पता नहीं याद होगा कि नहीं। तो homogeneous mixture is also called solution, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ गए आप। एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, सुगर इन वाटर, सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एलॉय भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ऑफ मेटल इन मेटल, ठीक है ना। तो ये सब होमोजीनियस मिक्सचर में आएंगे, ठीक। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, लाइक सॉल्ट, लाइक सैंड इन वाटर, सैंड मिलाते हो देखो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती, और उसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं होता, इसी का उल्टा कर दो बस। लिखेंगे कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स कंप्लीटली एंड द कंपोनेंट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब सभी जगहों पे जितना हमने बनाया है पूरा मिक्सचर, उसमें वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा उनका कंपोजिशन। तो देखते हैं कि हेट्रोजीनियस में क्या होगा। यहां पे लिखेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स not mix completely, not mix completely, okay। और second point, components do not have uniform composition, composition, इनका कंपोजिशन भी क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। लाइक एग्जांपल, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। आप देखते हो कि सैंड इन वाटर जब मिलाते हो या ऑयल इन वाटर जब मिलाते हो, तो ऑयल देखते हो कि वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, कहीं कहीं पे ड्रॉपलेट ऐसे पड़ी रहती है, देखा है ना। और यूनिफॉर्म भी नहीं होता, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो ये किसका हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और होमोजीनियस मिक्सचर का क्या हो गया, समझ आ गया कि ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं कंपोनेंट इसमें, और यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे इसमें, एग्जाम्पल एयर है जो ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, एयर है, एलॉय है, सैंड इन वाटर, सॉरी सुगर इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर है, ये सब किसमें आएंगे, होमोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में क्या आएगा, सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ये सब किसमें आएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। कोई दिक्कत है। अच्छा, 2-3 बातें और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बता दूं। अब हम बोलते चलेंगे, आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, एक बार 2 बार सुनेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ये तो पता रहा होगा। जैसे शुगर को वाटर में जब एक बार प्रॉपरली मिक्स कर देते हो, तो फिर हमें शुगर के पार्टिकल हमें उसके नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। यहाँ पे कंपोनेंट्स हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस में, सैंड इन वाटर में देखो सैंड दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं, समझ गए। और यहाँ पे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब एक बार हम कंपोनेंट को मिला दिए, तो मिलाने के बाद बिना किसी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल किए हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स को एक बार जब होमोजीनियस में मिला दिए, तो मिलाने के बाद बिना किसी फिजिकल मेथड के उनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब जैसे डिस्टिलेशन करे, जैसे फिल्ट्रेशन करे, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन करे या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करे, इन सबको इस्तेमाल करके ही हम अलग कर सकते हैं।
जैसे शुगर इन वाटर एक बार मिला दिया तो शुगर के पार्टिकल को हम बिना फिजिकल मेथड इस्तेमाल किए अलग नहीं कर पाएंगे, समझ गए। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे सैंड इन वाटर मिला दिया एक बार, सेटल डाउन, थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, सेटल डाउन हो जाए, सैंड नीचे हो जाएगी, सेटल डाउन होके वाटर ऊपर आ जाएगा, पानी को गिरा के सैंड को अलग कर लीजिए। तो ये इनके कंपोनेंट्स इजिली सेपरेट हो सकते हैं और इनके कंपोनेंट्स इजिली सेपरेट नहीं हो सकते, इनके लिए हमें फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करना होता है। ये इजिली सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार यहाँ पे भी फिजिकल मेथड के इस्तेमाल करने पड़े, ये बताऊंगा कि किसमें होता है। आप समझ गए इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ आ गया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, ठीक। एक बात और आपके एग्जाम में कई बार पूछी होती है, कहता है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक तो आपने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर में क्या डिफरेंस था। मैं 2-3 डिफरेंसेस बता दे रहा हूं जो आप इजिली इसको याद कर सकते हो। मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। याद रहा, ये तो पहले से याद रहा। कंपाउंड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिक्स रेशियो में मिले होते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिक्स रेशियो में मिले नहीं होते हैं। दूसरी बात, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को कंटेन रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को एज इट इज रखते हैं अपने मिक्सचर में। मतलब जब मिक्सचर बन जाएगा तब भी उनकी प्रॉपर्टी मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होगी। मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होगी उसी तरह के मिक्सचर, उसी तरह की प्रॉपर्टी का मिक्सचर ऑब्टेन होगा, समझ गए। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है उसका जो नेचर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैसे, देखिए जैसे H2 है और O2 है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं, H2O। पढ़ा है ना, H2 और O2 कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2O। जब ये H2O बन गया तो आप देखते हो कि H2 गैस है, O2 क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। अब देख रहे हो कि एक गैस था, कंबाइन किया तो लिक्विड बन गया। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाएगी। और भी कुछ प्रॉपर्टी जानते हो आपकी, जैसे H2 जो होता है पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, आपने पढ़ा था ना 10th में। O2 क्या होता है, ये कंबस्टन को इंक्रीज करता है, कंबस्टन के रेट को इंक्रीज कर देता है, इसकी अगर अवेलेबिलिटी हो तो कंबस्टन तेज होता है। लेकिन वाटर क्या करता है, फायर को बुझाने के काम में आता है। आग को बुझाना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर को। अब देख रहे हो ये आग जलाने के काम में आ रहे थे और ये आग बुझाने के काम में आ रहे हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या हुआ, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होती है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी का कंपाउंड बनता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी का मिक्सचर बनता है। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर और वाटर को मिलाया, क्या बन गया, सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी इन्हीं की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होगी। जैसी प्रॉपर्टी इनकी होगी उसी तरह की प्रॉपर्टी किसकी होगी, सोल्यूशन की होगी, समझ गए, कोई दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिलाया है, देखिए जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना इसके, तो ये जो मिलाया है इनको हम क्या करेंगे, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार H2O अगर बन गया तो हम H2 को और O2 को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, समझ गए बात अब ना। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड में। इनको आप सुन के वीडियो को पॉज करके सुनोगे, जैसे 2-3 बार सुनो ना वीडियो को। जैसे आपको कोई दिक्कत आई, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बैक करके सुन लो, तो सुन लोगे 2-3 बार, इसके बाद पॉज करके कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें क्या करो, आप हमसे कांटेक्ट कर लो और हमसे पूछ लो क्या दिक्कत है। ये नंबर है हमारा, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमको या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, जैसा भी, यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको तुरंत उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप इसको हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, वहां से आप जाके 1 बार 2 बार 5 बार इसको देख सकते हो। कंटेंट को कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है, जब दिक्कत हो तुरंत जाके देख लो, ठीक है।
और जो भी दिक्कत आएगी, समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, दोनों बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वाले चैनल पे वहीं पे बता देंगे या व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करके बता देंगे। हम अपनी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो किस पे रहेगा बोलो, अगले टॉपिक पे कौन सा टॉपिक है वो, अब हम आएंगे मेजरमेंट पे। मैटर के जो मेजरमेंट की टेक्निक्स होती हैं, जैसे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा, साइंटिफिक नोटेशन होगा, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अगले वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो अभी पढ़ाई शुरू करो, और इसमें देखो कई सारी नई नई बातें हमने आपको सिखाई, ठीक है। तो ये सारी बातें, इनके सारे जितने डेफिनेशंस हैं सब आप कॉपी में नोट कर लोगे, और कोई दिक्कत होगी तो हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ लोगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।